वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुपर संडे ऑन भावेश कुलरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग दो टॉपिक कोड आने वाले हैं और दो टॉपिक आपके कौन कौन से होंगे। एक तो आपका ये कोऑर्डिनेटर जो चल रहा है और एक आपका सर्किल वाला टॉपिक होगा जिसे हम लोग हिंदी में वृत्त बोलते हैं। आपका एनसीईआरटी का एक तो 8वां चैप्टर और एक आपका 10वां चैप्टर। नम्मा आपके कोर्स में से हटा दिया गया है फिलहाल कोरोना के चलते, तो आपको मैं नहीं करवाऊंगा नवा चैप्टर, ठीक है। तो 8वां और 10वां चैप्टर करेंगे और फिर आपके 3 चैप्टर बचेंगे। उसकी भी आपको रचना वाला चैप्टर तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें तो थ्योरी है ज़्यादातर। तो वो आपका मैं जब 18 अप्रैल को अपनी मैराथन क्लास लगेगी बड़ी वाली फुल रिवीजन की, उसमें मैं आपको करवाऊंगा। और इसमें आपको इस जो ये हमारा बेंच चल रहा है उसमें आपके 3 चैप्टर बच रहे हैं। उसमें एक तो आपको मैं करवाऊंगा नहीं और 2 चैप्टर है उसकी आपको एक दिन में या तो करवा दूंगा एक क्लास लगा के, और या फिर आपके 2 क्लासें अलग अलग लगा के करवा दूंगा। तो वो आपका बोले तो इस हफ्ते में आपका फिनिश करवा दूंगा आपको 11 तारीख से पहले पहले। तो आज हम लोग 2 टॉपिक उड़ाने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। आने वाले 70 से 80 मिनट में आपके 2 टॉपिक को उड़ा देंगे। तो पहला होगा अपना चतुर्भुज और दूसरा आपका होगा सर्किल। तो सबसे पहले चतुर्भुज को स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज चैप्टर के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस फिनिश करेंगे और फिर आपका शुरू करेंगे सर्किल वाला, ठीक है। तो चतुर्भुज आपका क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी। तो चतुर्भुज आपका क्या होता है, जो समतल में 4 भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है उससे हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। तो उसकी आपकी आकृति कुछ ऐसी होती है, आपको ये आपका चतुर्भुज है, ऐसा भी हो सकता है, आपको देख सकता है, और आपको ऐसा भी देख सकता है, कैसा भी हो सकता है। आपको 4 भुजाएं 4 कोण होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया चतुर्भुज की डेफिनेशन। आपने जैसे बुक देखी होगी बुक, और आपको ये जो मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ वो आपका ब्लैक बोर्ड है, यो भी आपका एक चतुर्भुज है। तो आई होप आपको चतुर्भुज की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है चतुर्भुज की जो ये चित्र वगैरह है मैं आपको बता चुका हूँ। और अब आपको जो चतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं वो आपको देखने हैं। तो एक तो ये वाला और एक ये वाला आपके 2 विकिरण कहलाते हैं चतुर्भुज के। तो ये भी आपको रखना है याद। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट अब आप लोगों को है चतुर्भुज के ये जो नोट पॉइंट है आपको याद रखना है। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है 1 नंबर में, और आपको इसको सिद्ध भी करवा सकता है। सिद्ध करने के लिए आपको 2 चतुर्भुज ये वाले लेने होंगे और फिर आपको आपस में इनको सर्वांग समसिद्ध करके सिद्ध करना होगा। तो वो भी मैं आपको आगे या तो क्वेश्चन करवा दूंगा फिर या फिर आपको रिवीजन में करवा दूंगा। तो ये आपको याद रखना है चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। तो अब आपको दे रखे हैं जो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार आपका है वो आपका है समलंब चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं के युग्म जो है वो आपके समांतर हो, तो वो आपका कहलाता है समलंब चतुर्भुज। तो इससे देखते हैं आपका चित्र से देखते हैं। तो ये आपकी सी डी है
वो आपकी ए बी के समांतर है, तो ये आपका हो गया समलंब चतुर्भुज। जरूरी नहीं कि ये वाली भुजा इसके समांतर हो, ये जरूरी नहीं, ये आपका जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आपका जरूरी है। तो ये आपका हो गया समलंब चतुर्भुज। आपके एक युग्म कोई भी बराबर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है टाइप नंबर 2, और वो आपका है समांतर चतुर्भुज। तो इसमें आपको चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं के युग्म बराबर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो वो आपका कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। और ये आपस में समांतर भी होती है। तो आई होप आपको पैरेललोग्राम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आपका है आयत, रेक्टेंगल। अरे यार ये क्या हो रहा है बीच में। तो रेक्टेंगल आपका क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके अंत्य कोणों का एक अंत्य कोण आपका समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो आपका कहलाता है आयत। तो आई होप आपको आयत भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। हाँ, अब आपको दे रखा है समचतुर्भुज। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाता है समचतुर्भुज। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। हाँ, तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, आपका एक तरह का आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं होती है वो आपकी बराबर होगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, या आपकी चारों आपस में बराबर होगी, तो वो आपका कहलाएगा वर्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। हाँ, अब आपको दे रखा है नोट पॉइंट। तो इसमें आपने पतंग देखी होगी। तो आपके चतुर्भुज की आसन भुजाओं के दो युग्म यदि बराबर हो तो वह आपका पतंग कहलाता है। तो पतंग आपका देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये आसन भुजा ये आपस में एक ही स्थान से निकल रही है, और ये वाली भुजा इसके बराबर, ये भी आपस में आसन भुजा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पतंग क्या होता है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आपको देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। हाँ, अब आपको दे रखे कुछ स्टार पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको पहला पॉइंट आपको दे रखा है वो आपका है वर्ग, आयत तथा समचतुर्भुज प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको कोई दे रखा है, मान लो वर्ग, और ये आपको दे रखा है आयत, और ये आपको दे रखा है कोई भी समचतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज आपका क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो वो आपका कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तो इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये भुजा इसके बराबर, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और ये आपकी इसके बराबर हो जाएगी, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये आपका इस पॉइंट का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट है आप लोगों का पॉइंट नंबर 2, जो स्टार पॉइंट 2 है वो आपका है एक वर्ग एक आयत है परंतु आयत वर्ग नहीं हो सकता। तो वर्ग की डेफिनेशन में हमने देख लिया था कि वर्ग क्या होता है, ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो वह आपका कहलाता है वर्ग। तो आयत की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। तो आयत आपका क्या होता है, जिसकी एक कोण आपका समकोण हो, तो वो आपका कहलाता है आयत। तो
आपको एक तो वर्ग बना लेना है यहाँ पे, और एक आपको बना लेना है आयत। तो आयत वर्ग की आपकी सभी भुजाएं बराबर होती है, और आयत का आपका एक कोण समकोण होता है। तो आयत का ये गुण आपका वर्ग के इस गुण से मिलता है, ये आपका वर्ग का एक गुण है। वर्ग के प्रत्येक कोण होता है वो आपका समकोण होता है। तो ये गुण इस गुण से मिलता है, तो आपका ये तो हो जाएगा वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन आपका जो आयत है उसकी आपकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो आपका एक वर्ग है वो आपका आयत, जो आयत है वो आपका वर्ग नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो आगे आपको दे रखा है कि आयत और वर्ग दोनों ही आपके समचतुर्भुज होते हैं। ये मैं आपको इस वाली लाइन में क्लियर करवा चुका हूँ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टार पॉइंट, वो आपका है एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, परंतु समलंब चतुर्भुज समांतर नहीं है। तो इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन देखनी है, पीछे जाओ। तो समलंब आपका क्या होता है, जो जिसकी आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है। और समांतर आपका क्या होता है, जिसकी समलंब होता है आपकी आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, ठीक है। और समांतर में आपके सभी भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की दोनों युग्म बराबर होते हैं। तो इसमें आपको यही बताया कि समांतर होता है वो तो आपका समलंब हो सकता है, परंतु आपका समलंब होता है वो समांतर नहीं हो सकता, क्योंकि समलंब में आपके एक युग्म बराबर होता है और समांतर में आपके दोनों युग्म बराबर होते हैं। और समांतर में आपके दोनों युग्म बराबर होते हैं, तो उसमें कोई भी एक युग्म ले लेंगे तो आपका समलंब हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आपको स्टार पॉइंट नंबर 5 दे रखा है। तो वो आपका है पतंग जो होता है वो आपका समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। तो इसे भी एक्सप्लेन करते हैं, नई दुनिया में लेके चलता हूँ आपको। तो ये आपने देखा कोई भी आपका है पतंग, ठीक है। एक मिनट, ये तो समांतर ही बन गया ना। तो ये आपका मान लो कोई भी है पतंग, ठीक है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या है, जिसके आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर हो। तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब आपके इसके कॉन्सेप्ट जो है वो आपके फिनिश हो चुके हैं, और अब हम लोग करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि आयत का प्रत्येक कोण आपका होता है वो समकोण होता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो नई दुनिया में लेकर चलते हैं, और सबसे पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। तो इसका चित्र बना लिया, और आपने देखा कि जो कोण ए है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और इसे बी मान लेना है, सी मान लेना है, डी मान लेना है। और अब आपको देखना है कि ये जो ये रेखा है वो आपकी इसके समांतर है, क्योंकि आयत आपका एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो ये इसके समांतर, और ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, ठीक है। तो देखते हैं आपका जो एडी है वो आपका हो जाएगा बीसी के समांतर। तो ये हो गया। और अब आपको देखना है कि
यह रेखाएं आपस में समांतर है तो इनको ये रेखा जो काटती है वो आपकी तिर्यक रेखा हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण तिर्यक रेखाओं के जो अंत्य कोण होते हैं एक ही ओर के, वो आपके उनका योगफल जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो कोण ए होता है वो आपका बी के सॉरी ये वापस बनाना पड़ेगा, ये ए बी सी डी। ठीक है, तो आपका एडीओ, एक मिनट, एडीए वो आपका हो जाएगा आपका बीसी के बराबर। ठीक है, और आपका जो ये जो ए प्लस बी वाला वह कोण है वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये क्योंकि ये आपकी तिर्यक रेखा है, इन दोनों के समांतर रेखाओं को आपस में काटती है तिर्यक रेखा। ठीक है, तो आपको पता होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में जुड़ के एक रेखिक युग्म बना लेते हैं, तो वही आपका रूल्स लगा है इसमें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये वाला कोण है वो आपका 90 डिग्री है, तो आपका बी जो कोण आएगा वो भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि बी को ए को 180 में से घटा देंगे तो आपका बी आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि बी है वो ए के बराबर है। और अब आपको देखना है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो ए तो आपका सी के बराबर हो जाएगा और बी आपका डी के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर बी और बी आपका ए है वो आपका सी के भी बराबर है और बी जो है वो आपका डी के बराबर है, और इनका जो आपस में मान आएगा वो आएगा आपका 90 डिग्री। तो यही हमें करना था सिद्ध की आयत का प्रत्येक कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। तो ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो आपस में परस्पर लंब होते हैं। तो ये मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो चित्र बना लेना है और आपको पता ही होगा कि ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो विकिरण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के विकिरण। ठीक है, तो आपको दो त्रिभुज लेने हैं यहाँ पे ये सिद्ध करने के लिए। तो आपको एक तो लेना है AOD ये वाला त्रिभुज, और एक आपको लेना है COD। ठीक है, ये वाला। तो त्रिभुज आपका AOD तथा COD में। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो यह भुजा इसके बराबर आपको दे ही रखा है। तो ओ है वो आपका OC के बराबर हो जाएगा, और ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है इसमें दोनों में, तो आपका OD बराबर आपका OD हो जाएगा। और अब आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, तो वो आपको दे रखा है AD है वो आपका CD के बराबर है। ठीक है, क्योंकि आपके ये आपका AD है वो आपका CD के बराबर है। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सभी भुजाएं होती है वो आपकी बराबर होती है। ठीक है, समचतुर्भुज की। तो आपको समचतुर्भुज दे रखा है तो आपको AD है वो आपका आ जाएगा CD के बराबर। तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा। ठीक है, तो आपका कौन सा नियम हो गया, ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाएंगे एस नियम से, एस नियम से AOD सर्वांग सम हो जाएगा आपका COD के। और
आपको पता होगा सर्वांग समत्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो कोण जो ए ओ डी है वो आपका आ जाएगा, एक मिनट, वो आपका आ जाएगा कोण सी ओ डी के बराबर। तो यह तो हो गया सीपीसीटी से। और अब आपको पता होगा कि ये कोई भी त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें आपको ये दे रखा है और एक आपको ये दे रखा है, ये दोनों त्रिभुज है और एक आपका ये त्रिभुज है। तो इसमें आपका ये रेखा बन रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में आपके जोड़ के 180 डिग्री बना लेंगे। तो आपका कोण ए ओ डी बराबर आपका कोण सी ओ डी, ये आपके 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये और ये आपस में बराबर है। तो आपका 2 ए ओ डी बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपका ए ओ डी कोण है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और हमें यही सिद्ध करना था कि एक समचतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं वो आपस में परस्पर समकोण पर परस्पर आपके लंब होते हैं। तो ये हम लोग कर चुके सिद्ध। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात है वो आपका 3, 5, 9 और 13 है। तो आपको इसकी सभी कोणों का अनुपात आपको दे रखा है और इसके आपको सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है और उसमें आपको कोण को अक्ष मान लेना है, ठीक है। लिख देना है आपको यहाँ पे माना कोण अक्ष है। तो आपने देखा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस आपका 13x और त्रिभुज के जो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं वो आपके 180 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो 360 डिग्री आपको यहाँ पे लगा देना है। इनको जोड़ो, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 आपके 30 हो जाएंगे। 30 अक्ष बराबर आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और अक्ष की जो फाइनल वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 12। तो अक्ष की आपकी वैल्यू 12 आ गई। तो अब आपको देखना है कि 3x बराबर आपका आ जाएगा 12 इंटू 3 आपका 36, ठीक है। और 9x आपका एक दे रखा था तो वो आपका आ जाएगा 108। 9 को 12 से गुणा कर लेना। तो 5x बराबर आपका आ जाएगा 60, ठीक है। 12 को 5 से गुणा कर लेना और 13x जो है उसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 156 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको मिल गए त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4 और वो आपको देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का है वो है आपका कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकिरण बराबर हो तो आपको सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। तो नई दुनिया में ले चलता हूँ आपको, वहाँ पे हम लोग इसको सरल करेंगे। ये मान लो आपका कोई दे रखा है चतुर्भुज दे रखा है और उसमें आपको सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग है, ठीक है, ये एक आयत है, ठीक है। तो ये विकिरण आपका इस विकिरण के बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको इनकी मार्किंग कर लेनी है ABCD, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा O पॉइंट।
तो अब आपको दो लेने हैं त्रिभुज। एक तो आपको लेना है ABD और एक आपको देखो ये वाले त्रिभुज लेने हैं आपको। एक तो आपको लेना है ABD ये वाला, और एक आपको लेना है कौन सा ABC, ठीक है। तो एक आपको लेना है ये वाला, ये त्रिभुज हम लोगों को लेने हैं। तो त्रिभुज आपका ABD तथा त्रिभुज आपका जो ABC में, ठीक है। तो इसको आपको दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आपका इनमें सबसे पहले देखो क्या क्या बराबर हो सकता है। तो आपका ACA वो आपका BD के बराबर होगा। ACA जो आपका AC बराबर आपका BD, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि विकिरण जो है वो आपस में बराबर है। ये आपको आगे लिख देना दिया हुआ है, ठीक है। और अब आपको जो ADA आपका ये वाला, ठीक है, वो आपका इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो AD बराबर आपका हो जाएगा BC के, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इन दोनों में एक भुजा जो उभयनिष्ठ है वो आपको ढूंढनी है। तो उभयनिष्ठ भुजा आपकी मिल गई AB बराबर AB, ठीक है। तो यह आपकी मिल गई उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो तो ये आपके SSS नियम से आपके सर्वांग सम हो गए। SSS नियम से आपके जो त्रिभुज है वो आपके हो गए सर्वांग सम। तो यदि ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके जो संगत कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो आपका जो कोण जो आपका, एक मिनट, इनका जो कोण आपका जो DAB है वो आपका ABC के बराबर होगा। तो कोण DAB बराबर आपका हो जाएगा ABC के तो वो आपका हो जाएगा CPCT से। और अब आपको देखना है कि जो आपका DAB और ABC है उसका आपका जो योगफल है वो आपको 80 डिग्री 180 डिग्री आता है। देखो एक तो आपका DAB, ठीक है, ये एक ये वाला, क्योंकि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका जो विकर्ण यदि बराबर होंगे तो आपका ये 90 डिग्री आ जाएगा। एक तो ये वाला और एक आपका ABC, एक आपका ये वाला, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इन दोनों का योगफल आपका 180 डिग्री आ जाएगा। और जो ये आपस में दोनों बराबर है तो आपका जो कोण जो DAB है वो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो इससे आपका सिद्ध हो जाएगा कि यह एक आयत है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5 और वो आप लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो सिद्ध करे कि वे एक समचतुर्भुज है। तो आपको सबसे पहले ये चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है तो ये आपको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको वही दो त्रिभुज लेने हैं आपको। तो त्रिभुज आपका एक तो हो जाएगा AOB और एक आपका हो जाएगा त्रिभुज AOD, ठीक है, AOD। तो देखो AOB आपका कौन सा है, एक तो ये वाला है और AOD आपका ये वाला, ठीक है। ये दो त्रिभुज लेने और इनको आपस में
इनको आपस में करना है आपको सर्वांग समसिद्ध। तो उभयनिष्ठ भुजा इनमें दोनों में ए ओ आ रही है, तो ए ओ तो आपकी हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा, आपको आगे लिख देना है ए ओ बराबर ए ओ। तो विकिरण आपस में वो आपके समद्विभाजित करते हैं, तो आपको बी ओ बराबर आपको ले लेना है डी ओ के, ठीक है। और अब आपको ले लेना है जो कोण जो आपका ए ओ बी है और आपका जो ए ओ डी है वो आपस में आपको देखो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो आपका ये कोण जो ओ है वो बराबर हो जाएगा कोण ओ के, ठीक है। डी ओ ए और आपका यहाँ से बी ओ ए, ठीक है। तो दो भुजाएं एक कोण आपका एस ए एस नियम से ये त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, तो आपको जो है वो ए बी जो है वो आपका ए बी है वो आपका मिल जाएगा ए डी के बराबर। तो इससे समीकरण नंबर 1 बना लेना है और इसी प्रकार आपके सर्वांग सम से दो के आपके ए बी है वो आपका हो जाएगा बी सी के बराबर और बी सी जो है वो आपका हो जाएगा सी डी के बराबर। तो ये चारों जो है वो आपस में आपके ए बी बराबर ए डी बराबर आपका बी सी बराबर आपका सी डी। और ये आपकी यदि सभी भुजाएं बराबर मिलती है तो आपका सिद्ध हो जाता है कि ये एक समचतुर्भुज है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें ज़्यादा मैंने थ्योरी वगैरह आपको नोट नहीं करवाई है, आप लोग कर लेना। मैं आपको एक क्वेश्चन में ये थ्योरी वगैरह नोट करके बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग कर लेना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है वो आपका है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग के विकिरण होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपको कोई वर्ग ले लेना है ए बी सी डी, ये आपको विकिरण खींच लेने हैं और अब हम लोगों को सिद्ध करना है। तो आपको इसको मार्किंग कर लेना है ए बी सी डी, ठीक है। और ये आपका ओ आ जाएगा। तो त्रिभुज लेने आप लोगों को दो, एक तो आपको ले लेना है देखो, एक तो आपको ये वाला ले लेना है, ठीक है। और एक आपको ले लेना है त्रिभुज जो ए बी सी है वो ये वाला। तो ये त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया और अब आपको इसकी भुजाएं देखनी है। तो आपको पता होगा ए डी है वो आपका हो जाएगा बी सी के, ठीक है, क्योंकि वर्ग की जो भुजाएं होती है वो आपकी बराबर होती है, ये आपको लिख लेना है। तो सॉरी, सबसे पहले लिखना था त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। तो ये भुजाएं आपको वर्ग की भुजाएं दे रखी है, ये आपको नीचे लिख लेना है। और अब आपको जो ए बी भुजा है इन दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है, तो ए बी आपका हो जाएगा वो ए बी के बराबर। तो ये आपकी उभयनिष्ठ हो जाएगी। और आपको वर्ग का प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होता है, ये आप लोग जानते हो। तो कोण ए होगा वो आपका बी के बराबर होगा, वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज है वो आपका जो त्रिभुज ए बी डी वो आपका सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। और नियम आपका एस ए एस से, देखो दो भुजाएं एक कोण, आपका एस ए एस से हो जाएगा ये सिद्ध। और अब आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपको बराबर होते हैं। तो आपको इससे मिल जाएगा आपका जो बी डी है वो आपका हो जाएगा
AC के बराबर। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि वर्ग के जो विकिरण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 7 और वो आपको देखना है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग के जो विकिरण होते हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये आपको कोई वर्ग दे रखा है ये वाला, तो आपको सिद्ध करना है कि ये वाला कोण 90 डिग्री होते हैं। तो आपको वही चित्र आपको रिमाइंडर रखना है, माइंड में रखना है। और इस बार हम लोग O A B C D, ठीक है, तो इस बार हम लोग त्रिभुज जो लेंगे वो आपका लेंगे अलग। ठीक है, तो त्रिभुज आपका आ जाएगा इस बार, एक तो ये वाला ले लेंगे AOD और एक आपका ले लेंगे COD, एक आपका ये वाला। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज ले लिए और इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है। तो आपका AD है वो आपका आ जाएगा CD के बराबर, क्योंकि जो वर्ग की भुजाएं है। और अब आपका जो इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा जो है वो आपकी आ जाएगी OD। ठीक है, OD वो है OD के बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। और एक आपका जो CO है वो आपका AO के बराबर है। ये हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि जो वर्ग के विकिरण होते हैं वो बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं आपस में, एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो इससे आपका सिद्ध हो जाएगा यह कोण आपका 1 और ये आपका 2 हो जाएगा। और इससे सिद्ध हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज जो आपका AOD है वो आपका त्रिभुज COD के सर्वांग सम है। ठीक है, और नियम आपका कौन सा लगेगा, SSS वाला नियम लग जाएगा। और अब आपको पता होगा सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत अवयव होते हैं वो आपके आपस में बराबर होते हैं। तो आपका इससे आपका जो कोण 1 है वो आपका कोण 2 के बराबर हो जाएगा। और जो इन दोनों का जोड़ है वो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो आपका कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर आपका 90 डिग्री आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि ठीक है कि ये जो विकिरण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट्स में अपने हिसाब से लिख लेना। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, वो आपको क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये आपका विकर्ण है, ये आपका इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि यह C को भी समद्विभाजित करता है तथा समचतुर्भुज है। तो देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो नई दुनिया में चलते हैं और इसका जो चित्र बनाते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं और फिर इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चित्र बना लिया, ये A हो गया, ये आपका C हो गया, ये B हो गया, ये D हो गया। ठीक है, तो आपको ये A कोण को समद्विभाजित करता है तो आपको सिद्ध करना है कि ये B को भी समद्विभाजित करेगा। सबसे पहले तो आपको यही सिद्ध करना है। तो आपको
इसको मान लेना 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। सॉरी, इसको 3 और इसको 4। तो आपको ये वाली ये आपको जेड की आकृति दिख रही होगी, ठीक है। तो आपका जो कोण 1 है वो आपका आ जाएगा 4 के बराबर। और इस बार फिर एक जेड आकृति लेंगे तो वो आपकी हो जाएगी ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो आपका जो कोण 2 है वो आपका आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे आपके जेड वाले नियम से एकांतर कोण, ठीक है। और अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो रेखाखंड है वो आपका इस ए को समद्विभाजित करता है। तो आपका एक है वो आपका 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अब आपको एक है वो आपका 2 के बराबर आ जाएगा। तो 1 बराबर 2, 2 के बराबर आपको 3 दे रखा है और 3 के बराबर में आपको 4 दे रखा है। तो आपका इससे ये सिद्ध हो जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। और हमें 3 और 4 को बराबर करना है, तो आपको 3 बराबर 4। तो इससे आपका ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो है वो इस सी को भी समद्विभाजित करता है। तो ये हो गया। और अब आपको सिद्ध करना है कि ये एक जो होता है वो आपका समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं लगे हाथ। जो ABCD है वो आपका एक समचतुर्भुज है। तो त्रिभुज ले लेते हैं। एक आपका ACD कहाँ गया, ये वाला त्रिभुज ले लेते, ठीक है, ये वाला। और इसमें हम लोगों को देखना है, एक बार इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ और फिर देखते हैं आपका क्या है। तो ये वाला त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया ACD, ठीक है। तो इसमें आपका जो कोण 1 है वो आपका 3 के बराबर हो जाएगा। वो आपको इस जो ये समीकरण नंबर हमने जो ऊपर 1 बनाया था उससे आपका सिद्ध हो रहा है। और इसमें जो AD है वो आपकी CD के बराबर है। जो आपका ये AD है वो आपका CD के बराबर है, क्योंकि देखो जो सम्मुख कोणों के सामने की जो भुजा होती है, देखो AD ये रहा और CD आपका ये रहा। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो आपकी ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। तो ये इससे हो गया। और अब आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। तो आपका AD है वो आपका BC के बराबर होगी। यहाँ पे आपको B मान लेना, ठीक है। तो AD आपका BC के बराबर भी हो जाएगा और जो AB है वो आपका हो जाएगा CD के बराबर। और अब आपको ये और इस स्टेप से आपको जो AB है वो आपका हो जाएगा CD, एक मिनट, AD है वो आपका CD के बराबर हो जाएगा। और CD आपका किसके बराबर है, CD आपका है AD के बराबर। और AD आपका जो है आपका BC के बराबर है। तो ये चारों भुजाएं यदि बराबर होती है तो आपका ये सिद्ध हो जाता है कि ये एक आपका समचतुर्भुज है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अपना न्यू टॉपिक है, स्टार्ट हो रहा है आपका जो सर्किल है वो। तो इसी के साथ आपका जो 8वां चैप्टर है आपका चतुर्भुज वो आपका समाप्त हो चुका है। तो अब आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है सर्किल। और सर्किल को थोड़ा निपटाते हैं, क्या है इसमें क्या कुछ है देखते हैं। तो
सर्किल का परिचय हो जाए एक बार, थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो सर्किल क्या होता है? समतल में वक्राकार रेखा से घिरी आकृति जिसका प्रत्येक बिंदु जो है केंद्र से समान दूरी पर हो तो वो आपका वर्त कहलाता है। और वक्राकार रेखा जो होती है ये वाली रेखा, ठीक है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं परिधि, ठीक है। ये रेखा बहन है और इस रेखा बहन को परिधि बहन नाम दे देंगे। तो ये आपकी होगी वर्त की डेफिनेशन। और अब नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट दे रखे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो स्थिर बिंदु होता है ये वाला बिंदु, ठीक है, इससे ये नियत दूरी होती है, इस पे ये वर्त घूमता है। तो ये स्थिर बिंदु होता है वो आपका ये ओ है, वो आपका वर्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है। और जो ये केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है वो आपकी कहलाती है त्रिज्या। और वर्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को जो, एक मिनट, ये जो रेखा मिलाती है इससे हम लोग बोलते हैं आपका जो जीवा होती है, जीवा बोलते हैं इसे, ठीक है। और यदि ये जीवा आपकी वर्त के केंद्र से होके जाए तब आपको इसका बोल देंगे, इसको व्यास बोल देंगे, ठीक है, वर्त का। और व्यास जो होता है वो आपका त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में कि ये जो केंद्र से गुजरे तो आपका कहलाती है व्यास कहलाता है, ठीक है। और अब आपको ये जो वर्त के जो अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो आपका कोई वर्त है, तो इसके अंदर का भाग तो होता है वो आपका कहलाता है अभ्यंतर, ठीक है, इंटीरियर। इंटीरियर बोले तो अंदर का, और एक्सटीरियर इसे बोलते हैं बहियंत्र को, बहिर्भाग को, वो आपका ये जो ये कोई क्षेत्र है इसमें आपका कोई वर्त बना हुआ तो यह तो आपका कहलाएगा अभ्यंतर और यह आपका कहलाएगा बहिर्भाग, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। और वर्त तथा अभ्यंतर जो है वो मिलकर बनाते हैं वर्तीय क्षेत्र, ठीक है, सर्कुलर रीजन। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो अब आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है वर्त के दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये मान लो आपका कोई वर्त है, ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है। तो ये इतनी वाली जो इतना वाला भाग है इसे हम लोग वर्त का चाप कह देंगे। ये आपका ए है, ये बी है, तो ये आपका कोई चाप हो जाएगा, ठीक है, चाप ए बी। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब आपको देखो ये कोई भी मानो आपको दे रखा है वर्त, ठीक है। तो ये आपका ए, ये बी है, तो ये इतना भाग तो है वो आपका कहलाएगा लघु चाप, और ये वाला भाग आपका कहलाएगा दीर्घ चाप। ये बड़े वाला भाग दीर्घ चाप और छोटे वाला भाग आपका लघु चाप। तो ये आपका ए बी, यहाँ पे कोई भी बिंदु मान लो पी, ठीक है। ये आपका ए पी बी जो वर्त है पी बिंदु से होके जाता है, ये वाला जो वक्र है वो आपका कहलाएगा दीर्घ चाप और ये आपका कहलाएगा लघु चाप। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़े जाए नेक्स्ट। हाँ, ये आपका जो जीवा और चाप के जो मध्य का क्षेत्र है इसे हम लोग बोलते हैं वर्तखंड, ठीक है। और ये आपके ये वाला भाग आपका दीर्घ वर्तखंड आ जाएगा और ये आपका लघु वर्तखंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इससे आपके देखो ये मैंने जो 1 2 3 ये 4 पॉइंट बताए, आपके इन 4 पॉइंट से 4 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। आपको
जैसे आपने देखा आपकी जो बुक में प्रश्नावली नंबर 10.1 दे रखी है, उसमें आपको ये लाइन दे देगा कि वर्त के दो बिंदुओं के मध्य का भाग कहलाता है। तो आपको उसमें भर देना है चाप। और फिर आपको यदि लाइन दे देगा कि बड़े चाप के भाग को, दरवाजा खुला रहने दो, दरवाजा खुला रहने दो, तो ये आपको दे देगा कि चाप के बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। तो ये आपको खाली जगह यहाँ पे दे देगा और यहाँ पे आपको दे देगा ये खाली जगह। तो ये आपको करना है। तो ये आपके 4 पॉइंट से 4 सवाल क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने आपको पीछे पॉइंट बताए थे उनमें से भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि यदि दोनों चाप अथवा वर्तखंड आप समान हो तो वो जो वर्त बनता है वो आपका अर्धवर्त बनाता है। ठीक है, ये कैसे होता है? ये आपको मान लो कोई वर्त है, ये चाप मानो यहाँ से यहाँ तक, ये लघु चाप ये दीर्घ चाप, ये आपस में यदि बराबर हो जाएंगे तो आपको यहाँ से काटना पड़ेगा। तो ये जो आपका नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल आपके दोनों ही होंगे, वो आपके कहलाएंगे हाफ सर्कल। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि केंद्र को चाप के दोनों सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो आपका कहलाता है त्रिज्या खंड। तो ये भी देख लेते हैं आपका। ये मान लो कोई वर्त है, ये इसका केंद्र है, ये मान लो इसकी कोई चाप है ए बी। ठीक है, ए बी। तो ये इससे यहाँ से मिला लो, इससे यहाँ से मिला लो। तो ये जो आपका बीच में जो क्षेत्र आपका जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है ये आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा त्रिज्या खंड। ठीक है, देखो त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इन दोनों के जो मध्य का क्षेत्र है वो आपका त्रिज्या खंड कहलाएगा। और ये आपका लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा और ये आपका दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट आप लोगों का है नोट पॉइंट है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा को वर्त का व्यास कहते हैं। तो आपको पता है ये कोई वर्त है, ये आपकी कोई जीवा कहलाती है, ये वाली जीवा, ये वाली जीवा, ये जीवा, ये भी जीवा। तो आपकी जो इन सभी में से जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो आपका कहलाता है वर्त का व्यास। व्यास की परिभाषा क्या है आपकी? ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, आपकी वर्त की जो केंद्र से होकर गुजरती है वो आपका व्यास कहलाता है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये आपका है जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण। ठीक है, तो आपका जो ये कोण सी है वो आपका कहलाएगा जीवा द्वारा डाला गया कोण। ठीक है, ये जीवा है, इसका इस सी बिंदु पर जो ये कोण बनता है वो आपका कहलाता है इसका कोण। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए। ये आपका हो गया, मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। जो रेखाखंड ए बी द्वारा सी पर आंतरिक कोण होता है वो आपका होता है जीवा द्वारा रेखा बिंदु पर डाला गया कोण। और अब आपका है केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये आपका है लंब। ठीक है, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब। तो इसके भी कॉन्सेप्ट आपके इतने ही थे। और अब हम लोग 10 या 20 मिनट और लगेंगे आपके, इसकी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए आ चुका है। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त की बराबर जीवा एक केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है। तो चलते हैं नई दुनिया में। ये कोई वर्त है, मान लो ये जीवा इस जीवा के बराबर है। ठीक है,
तो ये इससे केंद्र पर यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो और इसको आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना है, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि ये वाला कोण है वो आपका इस कोण के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे O मान लेना है, यहाँ पे A मान लेना है, यहाँ पे आपको B मान लेना है, C D, ठीक है। तो आपने दो त्रिभुज लेने होंगे आपको, त्रिभुज A B O तथा आपका जो C D O है वो आपको लेना है त्रिभुज, ठीक है। ये सर्वांग समता वाला आपका देखो 7वें चैप्टर से स्टार्ट होता है, 7वें में तैयार, 8वें में तैयार, 10वें में तैयार, या आपको तीनों चैप्टर में ये तैयार मिलेगा। तो आपको इन चैप्टर को यदि अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले, यदि आपने 7वें चैप्टर की मैंने एक क्लास लगाई थी घंटे की, 1 घंटे की, ठीक है, वो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो आप इसके बाद जरूर देखिएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो आपका जो ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होती है, क्योंकि वर्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो AO बराबर आपका हो जाएगा, तो आपका दे रखा है आपका ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर ले लो, या तो या फिर इसके बराबर ले लो। तो आपका AO है वो आपका CO के बराबर हो जाएगा, और OB है वो आपका हो जाएगा OD के बराबर। देखो ये वाला एक तरह से व्यास बन जाएगा, ये एक तरह से व्यास बन जाएगा, और व्यास जो होता है वो आपका त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। और अब आपको जो AB और CD ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि AB है वो आपका है CD के बराबर। तो यह भी आपने देख लिया। तो ये आपका SSS नियम से आपके ये त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। तो 1 मिनट। तो त्रिभुज ABO सर्वांग सम है त्रिभुज आपका CDO के, और नियम आपका SSS नियम से, ठीक है। और अब यदि ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो आपको पता होगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो आपका जो कोण AOB है वो आपका बराबर हो जाएगा इस सर्वांग समता नियम से आपका COD के, ठीक है। और यही हमें करना था सिद्ध। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो आपका जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसमें भी आपको एक तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये ले लिया और ये जीवा है, ये केंद्र से लंब डाला गया है, इसको यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो, ठीक है। ये P मान लो, A मान लो, ये B और ये आपका O, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही करना है, दो त्रिभुज ले लेने हैं। एक तो आपको इसमें भी दो त्रिभुज ले लेना है आपको। एक तो ले लेना है ये वाला त्रिभुज आपका APO तथा आपका एक ले लेना है ये आपका BPO, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि ये जो वर्त की त्रिज्या है वो आपस में बराबर होगी, तो आपका AO है वो आपका हो जाएगा BO के बराबर। और अब आपने देखा कि ये है वो आपकी उभयनिष्ठ भुजा है दोनों में, तो आपकी बराबर हो जाएगी। तो OP आपका हो जाएगा OP के बराबर, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। और आपको पता होगा ये डाला गया जो लंब है वो आपको ये जो है वो आपका समद्विभाजित करता है इसको, ठीक है। ये आपको दोनों बराबर भागों में बांट देगा। तो आपका
तो आपका जो AP है वो आपका आ जाएगा BP के बराबर। और अब आपको देखना है कि ये SSS, ठीक है, ट्रिपल एस नियम से आपके ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज आपका APO बराबर हो जाए, सर्वांग सम हो जाएगा आपके BPO, ठीक है। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत अवयव होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो आपका जो आपका OPB कोण है वो आपका हो जाएगा OPA के बराबर, ठीक है, और वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस टाइप का आप और भी क्वेश्चन देख सकते हो यदि आपके बुक में कुछ दे रखे हो तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन रखे हैं मैंने, 3 4 5, बस फिनिश, ठीक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है आपका। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, यदि वर्त 2 प्रतिच्छेदित रेखाएं वर्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास के साथ समान कोण बनाए तो आपको सिद्ध करना है कि ये जीवाएं जो है वो आपस में बराबर है। तो देखते हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है। तो बनाओ चित्र, आपको एग्जाम में यदि दे देगा, यदि नहीं दे तो आपको खुद से बना लेना है चित्र, ठीक है, क्योंकि चित्र के आपको नंबर दिए जाते हैं। तो ये बना लिया, ये मान लो E है, ये P है आपका, ये Q है, ये आपको A दे रखा है, ये B दे रखा है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो ये आपने बना लिए चित्र। और ये वाले 2 कोण दे रखे आपको। और अब आपको सबसे पहले इसमें कुछ रचना करनी है। तो आपको ये जो इस केंद्र है वर्त का, इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है, ठीक है। ये आपका L हो जाएगा, ये आपका M हो जाएगा। तो ऐसे मिला लेना है आपको। सबसे पहले जैसा आप करो वैसा लिख लेना है, ठीक है। कि सबसे पहले हम लोगों ने केंद्र O से एक रेखा AB पर लंब खींचा जो L बिंदु पर लंबवत है। और फिर आपको लिख देना है कि हमने CD पर एक लंब डाला M, ठीक है, यह आपको लिख लेना है। और अब आपको 2 ट्रायंगल लेने हैं। एक तो आपको लेना है OLE वाला, ठीक है, ये आपको एक तो ये वाला OLE, और एक आपको लेना है ये वाला OME, ठीक है। तो इस चित्र के ऊपर ही हम लोग ये समझ लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि बराबर क्या होंगे। तो आपको ये कोण E जो है वो आपको दोनों में बराबर आ रहा है। तो कोण E बराबर कोण E, ठीक है, वो आपका उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है। और एक आपका जो कोण O है वो आपका कोण O है वो आपका इस O के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये कोण बराबर, ये लंब बराबर, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण O बराबर आपका कोण O के हो जाएगा। और अब आपको ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, EO बराबर आपका EO, ठीक है। ये आप लोग इस यहाँ पे थोड़ा समझ लो। और बाकी आपके बुक में आपके जो NCERT की बुक है उसमें आपके पेज नंबर 214 पर आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग अच्छे से समझ लेना। एक बार आपको बता देता हूँ। तो इससे आपको सिद्ध हो गया कि ये कौन है, ये भुजा है, ये भुजा है, ठीक है।
तो इससे आपका ओ एल ई सर्वांग सम हो गया आपके त्रिभुज ओ एम ई के, ठीक है। और आपको पता होगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत अवयव होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो आपका ओ एल है वो आपका ओ एम के बराबर हो गया, और आपका इसी प्रकार आपका जो ए बी है वो आपका सी डी के बराबर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और फिर आपका क्लास एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो देखते हैं आपका क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार तो पढ़ दो। अरे यार ये क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको नीचे चित्र में दिख रहा होगा। तो उनके केंद्रों की जो मध्य की दूरी है वो आपकी है 4 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। ये आपको दे रखी है 4, ये आपको 5 दे रखी है, आपको 3 दे रखी। तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा। तो उससे आपके देखो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये एक युग्म बन रहा है पाइथागोरस प्रमेय का। तो आपका ये इसके बराबर, ये आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपको यहाँ से निकालना है। तो आपको पता होगा छोटे वर्त का जो ये व्यास है, ठीक है, छोटे वाले वर्त का। तो ये त्रिज्या आपको 3 दे रखी है छोटे वाले वर्त की। तो आपको बड़े वाले की भी आपको ये जो छोटे वाले की 3 दे रखी है। तो आपको पता होगा कि जो त्रिज्या होती है वो आपकी व्यास की दुगनी होती है, ठीक है। तो 3 आपको दे रखा है r बराबर। तो d बराबर आपको हो जाएगा 2r। तो वहाँ से आपका हो जाएगा 6। तो आपकी जो ये उभयनिष्ठ जीवा होगी दोनों की वो आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपको यहाँ पे लिखना है। और इसका एक मेथड और है वो भी मैं आपको यदि बता देता, लेकिन अभी टाइम की कमी है तो आपको नहीं बता सकता अभी। तो वो आपको मैं नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी इसकी रिवीजन की उसमें बता दूंगा। तो देखते हैं, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वो देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका दे रखा है। तो ओ केंद्र वाले दो सेकेंडरी वृत्तों को एक रेखा ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि आपका जो ए बी है वो आपका सी डी के बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको सेकेंडरी वृत्त क्या होता है वो समझा देता हूँ एक बार। तो मान लो ये कोई भी वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, ठीक है, और ये उसके ऊपर कोई भी वृत्त है तो इसका भी केंद्र आपका ओ है, ठीक है। तो ये आपस में हो गए आपके सेकेंडरी वृत्त जिनका केंद्र समान हो। और इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपको गाड़ी के टायर देखे होंगे, देखो हवा भरते हैं तब टायर फूल जाता है और बीच में जो रिंग रहती है वो ये वाली रहती है। तो यहाँ से भी सेंटर समान होता है और यहाँ से भी सेंटर समान होता है। तो आपके वो होते हैं सेकेंडरी वृत्त। तो आई होप आपको ये सेकेंडरी वृत्त अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले चित्र बना लेना है और आपको यहाँ पे कोई भी बिंदु मान लेना है ई, ठीक है। तो आपका जो ओ ई है वो आपका है
लंब है आपका AD पर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि आपको पता है जो केंद्र से जो केंद्र जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। केंद्र से जो रेखा आती है जीवा पर वो आपका लंब होता है जीवा पर। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें जो बराबर क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना है, यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो आपने देखा कि छोटे वाले वर्त के लिए ये जो बिंदु ए है, ई है, ये समद्विभाजित करता है, तो ये और ये बराबर होंगे आपस में। तो बी ई बराबर हो जाएगा आपका सी ई के। इसको बना दो समीकरण नंबर 1। और अब आपको ये वाला भाग भी बराबर होगा, ठीक है। तो ए ई बी बराबर होगा आपका जो आपका डी ई है उसके, ठीक है। तो इससे आपको समीकरण नंबर बना लेना है 2। और अब आपको इन दोनों को आपस में घटा देना है। तो बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटेगा। तो देखो आपको ए ही है, ये 2 में से 1 को घटाना है। ये ए ही है, ये वाली फुल, ठीक है। और आपको बी ई घटाना है, ये वाला घटा दोगे तो आपका ए बी बच जाएगा यहाँ पे। और इसी प्रकार आपका डी ई ये वाला है, और इसमें से आपको ये छोटे वाला भाग घटाओगे तो आपका सी डी बच जाएगा। तो बराबर आ जाएगा सी डी के। और यही हमें करना था सिद्ध। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो चलो वापस चलो। तो यह क्लास आपके लिए आई होप रही होगी हेल्पफुल। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज हम लोगों ने देखो आपके 70 मिनट में हम लोगों ने 2 चैप्टर फिनिश कर दिए। और नेक्स्ट डे आपकी जब भी क्लास होगी उसमें आपके अब 2 चैप्टर बच रहे, वो मैं आपको करवा दूंगा 2 क्लास लगा के या फिर 1 क्लास लगा के। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।